Hi, Hemant. Welcome to the podcast today. We will be discussing about your journey. How did it move? Where are you doing? Are there any kind of lessons for anyone? We'll have this conversation in Hindi as much as possible. So, without further ado, let's get started. आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत अभिनंदन है और आपका शुक्रिया आप इसमें आए। तो हेमंत जी, थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपका घर परिवार कैसा था? तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। बिल्कुल। थैंक यू। धन्यवाद पहले तो। अ, तो मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड हाई स्कूल तक चंडीगढ़ में ही था, 12th हाँ, तक। उसके बाद जॉइंड आईआईटी दिल्ली। मैंने 5 साल का मास्टर्स किया मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस में, जो 95 में ख़त्म हुआ। तो घर में एक ब्रदर है, 13 साल बड़ा है मेरे से। सिस्टर है जो मेरे से 11 साल बड़ी है। एंड पेरेंट्स थे। तो घर में सब अच्छा था। लाइफ वाज नॉर्मल। माय मदर पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे, सो थोड़ा एजुकेशन की तरफ फोकस अच्छा था। एंड एक प्रेशर था। फादर भी अच्छी पोजीशन में थे गवर्नमेंट जॉब में, पर दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। एंड फिर मैं लेट चाइल्ड होने की वजह से ब्रदर काफी जल्दी, अबाउट 8-9 साल का था, तो ही ही मूव्ड आउट क्योंकि उसको जॉब मिल गई थी स्टील अथॉरिटी में। एंड मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई थी, सो काफी टाइम तक तो मैं अकेला ही था घर में। दोनों की शादी हो गई जल्दी, फिर ब्रदर वापस आ गया था। सो दोनों अच्छे वेल प्लेस्ड हैं। ब्रदर सीए है और मेरी सिस्टर भी इकोनॉमिक्स में मास्टर्स है। एंड मैंने आईटी से पढ़ने के बाद विप्रो ज्वाइन किया। 1 साल विप्रो में काम किया। फिर शादी भी हो गई एंड देन मूव टू हॉलैंड विद फिलिप्स 97 में। हॉलैंड से हॉलैंड में अबाउट 1 साल रहा, फिर वहां से मूव किया फिनलैंड। सो फिनलैंड में मैंने नोकिया में ज्वाइन किया, 5 साल आर एंड डी में काम किया। फिनलैंड में 5 साल काम करने के बाद 2002 में सिंगापुर चला गया, नोकिया में ही। और फिर वहां से मेरा ट्रांजिशन हुआ बिजनेस साइड में, राइट। फ्रॉम प्योर टेक्नोलॉजी। सो वहाँ पे नोकिया का तब डेवलपर प्रोग्राम शुरू हो रहा था, बिकॉज स्मार्टफोन्स और सो कॉल्ड स्मार्टफोन्स तब के आने शुरू हुए थे, जावा एंड सिम्बियन। सो 2002 में मैं सिंगापुर गया, 3 साल वहाँ पे काम किया। डेवलपर प्रोग्राम में एस्टैब्लिश किया डेवलपर प्रोग्राम को। डेवलपर्स बिजनेस डेवलपमेंट टाइप ऑफ जॉब था। उसके बाद वापस फिनलैंड आया 2005 में। 2 साल फिनलैंड में रहा। यूरोप, मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका का रीजन देखा फॉर डेवलपर प्रोग्राम्स। फिर मैं 2007 में यूके शिफ्ट हुआ। यूके में मैंने पहले तो उसी डेवलपर प्रोग्राम में ही था, पर उसके बाद एक नया सर्विस लाइन शुरू हुआ था नोकिया में, इमर्जिंग मार्केट सर्विसेज। उसमें एक प्रोडक्ट लीड रोल किया। एक सर्विस बनाई थी हमने, नोकिया लाइफ टूल्स करके, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इंफॉर्मेशन सर्विसेज, जो इंडिया में लॉन्च की, नाइजीरिया में लॉन्च की, चाइना में लॉन्च हुई, इंडोनेशिया में लॉन्च हुई। बट बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने एक्विजिशन के बाद वो सर्विस बंद कर दी थी, मगर अबाउट 100 से 120 मिलियन कस्टमर्स उसमें थे सर्विस में, और वो पेड सर्विस थी। तो 2010 में मैंने नोकिया छोड़ा एंड ज्वाइन किया वोडाफोन को। वोडाफोन में मेरी एक पुरानी मैनेजर गई थी एंड उसके साथ मैं भी चला गया वोडाफोन में। तो वहाँ पे वोडाफोन यूरोप के लिए मैंने कंटेंट पार्टनरशिप्स की टीम रन की। डेवलपर प्रोग्राम्स भी थे और कंटेंट पार्टनरशिप्स, सो म्यूजिक सर्विसेज, ऑडियो, म्यूजिक सॉरी वीडियो एंड एप्स एंड गेम्स। सो थोड़ा वापस एप्स एंड गेम्स की तरफ गया जैसे नोकिया में था। सो 3 साल वोडाफोन में काम किया। वहां से फिर मैंने अमेजोन ज्वाइन किया 2013 में। वो लग्जमबर्ग में जॉब था। यूरोप का ऐप स्टोर बिजनेस रन किया अमेजोन के लिए। फायर टीवी लॉन्च किया, फायर फोन लॉन्च हुआ यूरोप में। 2015 में मैं सियाटल आ गया अमेजोन के थ्रू ही। यहाँ पे मैंने कंटेंट पार्टनरशिप्स फॉर फायर टीवी, तो टीवी नेटवर्क्स एंड ओटीटी कंपनीज के साथ राइट। पार्टनरशिप्स टीम रन की। 2018 में मैंने अमेजोन छोड़ा, तो मेरा फर्स्ट फोरे हुआ कंसल्टिंग की तरफ। एक इंडियन छोटी सी कंपनी है म्यूसिग्मा, उसमें काम किया। राइट, एंड देन वहां नाइस। से मैंने एवनार ज्वाइन किया, जो एक सेंचर और माइक्रोसॉफ्ट की सब्सिडरी है।
एंड 3.5 साल हो गए मुझे अब एवनएड में, सो मोर कंसल्टिंग साइड, कंसल्टिंग सेल्स एंड पोर्टफोलियो लीड। गॉट इट, गॉट इट। आपकी बड़ी फैसिनेटिंग जर्नी इन द सेंस कि आप बहुत कंट्रीज गए, लग्जमबर्ग का आपने नाम लिया, फिनलैंड भी आप बता रहे थे शायद, नोकिया से फिनलैंड भी गए, सिंगापुर गए। तो इनिशियली लुक्स लाइक कि आपने टेलीकॉम में काफ़ी शुरू में काम करा है इनिशियल ईयर्स में। तो मेरा टेलीकॉम नहीं था, कंटेंट सर्विसेज में था, क्योंकि ऐप डेवलपर प्रोग्राम्स में हम एप्स, गेम्स, वीडियो यही सब देखते थे। वोडाफोन अच्छा, में भी सिमिलर था, अमेजोन में भी सिमिलर था। अच्छा, सो इट वाज मोर कंटेंट, गॉट इट, एप्स, गॉट इट। गेम्स, वीडियो एंड म्यूजिक तो वैल्यू एडेड ओरिएंटेड। सर्विसेज में ही आता था वो चीज़, या वो अलग वैल्यू होता एडेड है? सर्विसेज, वैल्यू एडेड वैल्यू एडेड सर्विस, राइट, सर्विसेज। ठीक है, समझ गया। तो आई थिंक शुरुआती दिनों में तो आप फिर सिम्बियन वगैरह के संग ज़्यादा काम करते होगे आप, है ना? उस पे हाँ, ही ज़्यादा नोकिया चलता था, में, हाँ। नोकिया में तो वही चलता था। तो मेरा आपसे ये पूछना है कि जो आपने अपना लास्ट आई थिंक 2 डेकेड प्लस से आप जो काम कर रहे हैं, और मोबाइल वैल्यू एडेड सर्विसेज में आपका काम है, तो थोड़ा-सा उसके बारे में उल्लेख कीजिए कि जैसे शुरुआत में, जैसे लेट 90s वगैरह में 1G 2G हुआ करता था, फिर धीरे-धीरे GPRS आया, फिर 3G आया, 4G, अब हम लोग 5G की भी बात करते हैं। तो इसमें जो गेम्स थी या वैल्यू एडेड सर्विसेज थी, उसका क्या ट्रांजिशन देखा आपने थ्रू आउट दीज इयर्स? सो एक्चुअली जस्ट सिर्फ कंटेंट नहीं, मतलब पूरा मोबाइल टेलीफोनी एंड लाइफस्टाइल का ही ट्रांजिशन देखा है हमारी जनरेशन ने। जब मतलब राइट। 95 96 में तो पहला मोबाइल फोन आया था इंडिया में। आई रिमेम्बर जब मैंने नोकिया ज्वाइन किया 97 में, मुझे पहला मोबाइल फोन मिला था, उसमें एंटीना निकालना पड़ता था कॉल करने के राइट, लिए। राइट। तो तब से लेके अब तक, अब तो मोबाइल फोन के बिना लाइफ की जिंदगी अधूरी है, कोई राइट। सेंस ही नहीं, समझ में नहीं आता कि रहेंगे कैसे। सो शुरू में तो सबसे पहले वैल्यू एडेड सर्विसेज और कंटेंट सर्विसेज नोकिया में ही शुरू किया था। अगर जो जो लोग तब के हैं उनको याद हो तो 96 में एक फोन आया था 6110 एंड 5110 नोकिया में। उसमें अच्छा, एक रिंगटोन आप डाउनलोड कर सकते थे। अच्छा, वहां मेमोरी से बहुत कम। कंटेंट सर्विसेज, मेमोरी उसमें एक ही रिंगटोन की थी, जहां आप अच्छा, एक रिंगटोन आप डाउनलोड कर राइट, सकते थे और एक ऑपरेटर लोगो आप डाउनलोड कर सकते थे। करेक्ट, करेक्ट, तो करेक्ट, वहां से कंटेंट सर्विसेज शुरू हुई थी। तो वो तो करेक्ट, सब 1G 2G एसएमएस पे ही होता था। बट उसके बाद जब पहले गेम्स आनी शुरू हुई जावा में, तो रेजोल्यूशन कम होती थी, स्क्रीन में ज्यादा वो नहीं था, स्पेस नहीं होती थी फोन में। एक या दो गेम्स आप डाउनलोड कर सकते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी 2G एंड 2.5G पे ही होता था। 2.5G पे पहले जीपीआरएस पे शुरू हुआ था डाउनलोड सर्विसेज। सो बट उसके बाद जब 3G आना शुरू हुआ, तब काफी इक्वेशन चेंज हुई और कंटेंट डाउनलोड होना, मतलब हायर रेजोल्यूशन भी डाउनलोड होना शुरू किया। फोन के कैमरास भी चेंज हो गए, कालजीस के लेंसेज आए थे नोकिया में। सो उसमें बेटर रेजोल्यूशन स्क्रीन्स भी आनी शुरू हुई। सो ग्राफिक्स चेंज हुए। बट उसके तब भी अगर आप वर्ल्ड में शिफ्ट देखोगे, जैसे कंटेंट सर्विसेज अडॉप्ट हुआ, सो डेवलपिंग इकोनॉमीज में वो लेट हुआ, क्योंकि इंडिया में इवन 2008 2009 में 3G सिर्फ सिटीज में था। राइट, एब्सोल्युटली, बट उस टाइम पे भी अगर आप सिटी इंडिया में टोटल मोबाइल फोन पेनिट्रेशन देखो तो सिर्फ 5% थी, मगर सिटीज में वो 120 110 120% होती थी। तो रूरल इंडिया में तो अभी फोन थे ही नहीं, सो इसलिए 3G ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था। इसीलिए जब लाइफ टूल्स का बनाया था हमने, वो एसएमएस पे ही रन करते थे। मगर उसमें हमने एसएमएस के ऊपर, एसएमएस को एज अ डेटा बेयरर यूज करके हमने ग्राफिकल सर्विसेज एंड वेब लाइक एक्सपीरियंस दिया था। बट जो फार्मर्स थे रूरल इंडिया में, जो 60% ऑफ द वर्क फोर्स है इंडिया में, उनके लिए वो पहली बार था कि वो इंटरनेट लाइक सर्विसेज ले पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन उनके उनके पास पुश हो रही है राइट, और उनको सर्च नहीं करना पड़ा। जो जैसे हम गूगल सर्च करते हैं, उसमें कितने लिंक्स आएंगे आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा ठीक है कौन सा नहीं। वो उनमें वो बैकग्राउंड नहीं था, उनको तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पुश करना ही बेटर था। इसीलिए लाइफ टूल्स इतना सक्सेसफुल हुआ। बाद में फिर वो रॉयटर्स मार्केट लाइट आया। अब तो आप गूगल प्ले या ऐप स्टोर में चले जाओ तो बहुत सारी मिल जाएंगी। बट वो जो एक सर्विस थी, वो उस टाइम पे ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि पहली सर्विस थी जिसने डेवलपिंग इकोनॉमीज को टारगेट किया, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड की, और तब इसीलिए वो 120 मिलियन यूजर्स तक पहुंची। और वो सब फीचर फोन्स पे थी।
आपको 3 GB नहीं चाहिए था, SMS ही सिर्फ चाहिए था। दैट मेक्स सेंस। तो आई थिंक ये जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। तो आपने शायद देखा भी होगा कि जब इंडिया में 2015-16 के आसपास जियो ने अपनी सर्विसेज लॉन्च करी थी, उसने मुझे लगता है कि पूरा जो परिवेश था इंडिया एंड भारत जो बोला करते हैं लोग, कि उसका, क्योंकि अब वन इंटरनेट बिकेम अफोर्डेबल, कि अब ना केवल मेट्रोज या सिटीज़ में बल्कि गाँव और देहातों में भी लोगों के पास इंटरनेट आने लग गया था। और दूसरा उन्होंने एक दूसरा रेवोल्यूशन करा था हैंडसेट, कि इतने सस्ते आने लगे थे कि अंडर 5000 रुपीज़ के जो होते थे फीचर फ़ोन जिन्हें बोलते थे, अब शायद स्मार्टफ़ोन भी आने लग गए थे, कि अब हम्म। काफ़ी लोग मतलब यूज़ कर पा रहे थे। और इंटरनेट की आई थिंक प्राइसिंग भी बहुत कम थी। तो उसके एक्चुअली अंदर कंटेंट में भी फ़र्क पड़ा होगा, राइट? काफ़ी। नहीं, एक्चुअली उसमें कंटेंट में डेफिनेटली फर्क पड़ा था जब जियो ने लॉन्च किया था, बट एक्चुअली इंडिया में मोबाइल फोन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था वर्ल्ड कप के टाइम पे, 87 के वर्ल्ड कप के टाइम, राइट। सॉरी 90 96 के वर्ल्ड कप के टाइम में, हाँ, हाँ। जब ओके। रिलायंस आया था। राइट। क्योंकि रिलायंस ने एक तो 500 रुपए में सब्सक्रिप्शन होता था और उसमें फोन फ्री मिलता था। वाइड बैंड सीडीएमए था वो, हाँ, हाँ, मगर करेक्ट, उसमें करेक्ट। फोन फ्री सब्सिडी मिलता नहीं है। था। राइट, एंड राइट। जो लोग उस टाइम से हैं उनको याद होगा सेवा की माँ की एक ऐड आती थी, सेवा हाँ, की माँ, उसका ऐड का नाम ही यही था, सेवा की माँ। राइट, राइट। एंड मुझे ध्यान आ रहा है उससे दिल्ली में उस समय बहुत सारे एक को उल्लेख करूँगा, सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, कि मुझे ये याद आया कि उस समय दिल्ली में ज़्यादातर जो भी स्मॉल एंड मीडियम बिज़नेसेस थे, वो अपने सारे एम्प्लॉइज़ को एक-एक रिलायंस का फ़ोन दिया करते थे एग्जैक्टली कि टेक्स्ट वगैरह इस पे करेंगे, फ्री में हो जाता था। और शायद कॉल भी फ्री थी उसमें, कि अगर एक नेटवर्क बना लो आप तो अगर आप उसमें। रिलायंस टू रिलायंस कर रहे हो तो हाँ, फ्री थी। फ्री फ्री है। और हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस कर रहे हो तो 40 पैसे या 50 पैसे की उन्होंने कॉल कर हाँ, दी थी। बहुत सस्ता था। जबकि और उससे वो पहले राइट, राइट। और वो आई थिंक इट वाज़ फ्रॉम अनिल अंबानी, नॉट फ्रॉम द अदर गाय, द हाँ, मुकेश वो अंबानी। रिलायंस कम्युनिकेशंस का था, करेक्ट। बट उस टाइम उससे पहले एयरटेल या आइडिया, ये जो भी थे कैरियर्स ऑपरेटर्स थे, कॉल हाँ, रेट्स 22-22 रुपए मिनट होती थी और बिल्कुल, बिल्कुल। इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। तो ₹8 यूजुअल मुझे ध्यान है। हाँ, हाँ, राइट, यूजुअल राइट। मोडस ऑपरेंडी होता था, आप मिस्ड कॉल मारोगे, फिर आप नियरेस्ट बिल्कुल, पीसीओ बिल्कुल। देखोगे, फिर कॉल बैक करोगे। नहीं, वही तो सिस्टम वो था। जैसे जो काम वाले होते थे या सर्विस स्टाफ होता था, अक्सर वो मिस्ड कॉल देते थे और आपको कॉल करना पड़ता जिसको काम चाहिए, एग्ज़ैक्टली। बेसिकली। एंड वो आप जो एडजस्टमेंट है वो आज भी देखते हो, कितनी सारी टीवी पे एड्स आती हैं, आप हमें मिस्ड कॉल मारें। वो तब से आ रही है कि मिस्ड कॉल मारो, क्योंकि आज वो आज कल्चरल उसका शिफ्ट मतलब नहीं चेंज है, नहीं हुआ। क्योंकि आज ज़्यादातर पोस्टपेड फ़ोन होते हैं, तो वो एक बारी जो पैसा ले लिया मंथली, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हाँ, कॉल्स फ्री कर दिए अब बट टीवी। कुछ साल पहले तक जैसे आप ये जो रियलिटी शोज़ की वोटिंग होती थी, उसपे भी वो बोलते थे इस नंबर पे मिस्ड कॉल मारें, तो मिस्ड आपकी कॉल वोट दीजिए। काउंट हो जाएगी। नहीं, आपने ये बहुत तो बेहतरीन चीज़ बोली है, और मुझे लगता है ये जुगाड़ जो है इंडिया के ही अनोखी इंडिया चीज़ में ही है। हो सकता कहीं भी मेरे को देखने को नहीं मिलता, ना तो ऐसी प्राइसिंग, ना ये मिस्ड कॉल का कॉन्सेप्ट, क्योंकि यहाँ यूएस में आप लोगों को मिस्ड कॉल सोचेंगे तो वो सोचेंगे ये प्रैंक कर रहा है या मुझे मतलब तंग कर रहा है, लाइक दे विल नॉट है। अप्रिशिएट इट। एग्ज़ैक्टली। जबकि इंडिया में तो पूरी पड़ाव चल रही है इससे। वो जो उन्होंने प्राइस रेवोल्यूशन किया था 22 रुपए मिनट से 50 पैसे मिनट या 40 पैसे मिनट, उससे बाकी ऑपरेटर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा था और वो प्राइसेस कम आए थे। करेक्ट। उससे अडॉप्शन इंडिया में बहुत बड़ा था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और मैं टाइम चेक करना चाहूँगा कि अभी जैसे कि देख रहे हैं आप, शायद अभी आपको हार्ड स्टॉप है हाँ, आपका? 5 मिनट 5 5 मिनट मिनट तक, चल 5 मिनट सकता है। कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी उल्लेख करा कि प्राइस से दूसरे जो ऑपरेटर्स थे उनके ऊपर बहुत प्रेशर भी पड़ा उस दौरान। तो एक एक टर्म यूज़ करी जाती थी एआरपीयू, जितने भी ऑपरेटर्स होते थे, कि हर कस्टमर से आप क्या एवरेज एक मनी निकाल पा रहे हैं। तो जैसे ही इन्होंने प्राइस स्लैश करे, अब बाकी कॉम्पिटिशन को भी भाई मीट करना पड़ेगा। जियो ने भी लगभग यही काम करा है एक्चुअली 2015-16 में आके। हाँ, उसने इंटरनेट का प्राइस इतना गिरा दिया कि बाकी एक्चुअली वोडाफोन, आइडिया तो ये तो बिल्कुल ही मतलब लॉस मेकिंग बन गए। एयरटेल तो अभी फिर दोबारा से उठ गया है, प्रॉफिट आ गया है, लेकिन सबको मतलब रेवेन्यूज़ हिट कर गए थे सबके बेसिकली। तो उस दौरान जैसे जहाँ तक मुझे ध्यान है टाटा का होता था, रिलायंस था, एयरटेल तो था ही था, बीएसएनएल, एमटीएनएल, पता नहीं डोकोमो था उस समय कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। नहीं, हर डोकोमो बाद में आया था। बाद में आया था। एयरसेल भी नहीं होगा मेरे ख्याल से उस समय, आई थिंक 90s में तो शायद वो भी एयरसेल था, मैक्सिस एयरसेल, बट वो साउथ में था। साउथ में ज़्यादा था, राइट।
तो उस समय भी ये कंसोलिडेशन हुआ था मार्केट में, या हाँ, कंपनीज काफी लॉस में आई थी? कंसोलिडेशन तो सब टाइम हुआ था, और वो तो मार्केट ट्रेंड है, कंसोलिडेशन तो होगा ही। अभी आप यूएस में देखो तो मीडिया कंपनीज का कंसोलिडेशन चल रहा है। डिस्कवरी ने एटीएनटी हाँ, से खरीदा टाइम वार्नर, राइट 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 पहले राइट। एटीएनटी ने खरीदा एचबीओ और टाइम टर्नर, और इसे सब इकट्ठा किया, फिर उन्होंने खरीद लिया डिस्कवरी ने। सो ये कंसोलिडेशन तो होगा ही जब मैच्योरिटी आएगी मार्केट में। एब्सोल्युटली। बट एयरसेल मैक्सिस को भी आई थिंक खरीदा, आइडिया ने खरीदा था शायद, एंड फिर उसके बाद वोडाफोन और आइडिया मर्ज हो गए। सो ये कंसोलिडेशन तो ट्रेंड है, वो तो हाँ, होगा ही। आई थिंक बट आई टेलीनॉर थिंक आई इंडिया थी। में मोबाइल मोबाइल फोन रेवोल्यूशन इंडिया में दोनों बार, एक रिलायंस बारी एक अंबानी ने, एक बारी दूसरे अंबानी ने, मगर में। दोनों दोनों का हाथ है इंडिया में रेवोल्यूशन हाँ, का। ये बात तो माननी पड़ेगी, चाहे भले ही उस रेवोल्यूशन के दौरान पहले अंबानी भाई साहब की तो थोड़ा एक तरीके से कहते हैं दिवालिया टाइप निकल गया। दूसरे वाले अभी भी चला रहे हैं गाड़ी अपनी। बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। और इंटरेस्टिंगली ये भी है कि ये जो पूरा रेवोल्यूशन हो रहा है टेलीकॉम वगैरह का, जैसे हम इंडिया में भी देखते हैं। आपने जैसे इतनी सारी कंट्रीज में जैसे एक्सपोजर है आपका, फिनलैंड में भी है, सिंगापुर। लाइक फिनलैंड बिल्कुल ठंडी कंट्री, सिंगापुर बिल्कुल ह्यूमिड और लाइक इक्वेटोरियल कंट्री। ऑफ कोर्स इंडिया में आपका है ही है। फिर आप लग्जमबर्ग पहुंच गए जो कि जर्मनी के आसपास है, और देन अभी आप सियाटल में हैं। तो कुछ कल्चरल डिफरेंसेस आपको महसूस हुए इन सब जगहों पे? हाँ, कल्चरल डिफरेंसेस तो है ही है, लैंग्वेज भी है। एक तो वेजिटेरियन था, सो फिनलैंड में जब हम 97 में शिफ्ट हुए थे, राइट। एंड बोथ, मैं और मेरी वाइफ दोनों वेजिटेरियन हैं, तो अच्छा। खाने को भी वो तीन चार सब्जियां होती थी, वही घुमाओ वही हाँ, राइट। मिलेगा। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। आलू हर जगह मिलते हैं। हाँ, आलू सब जगह मिलते हैं, राइट राइट। या तो उसी पे। बाकी वो तो एक दो सब्जियां ही होती हैं, वो उन्हीं को घुमाते रहो। राइट राइट। लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती थी, बहुत वेदर प्रॉब्लम। की प्रॉब्लम आती थी, बट कल्चरली अदरवाइज कल्चर, फिनलैंड का कल्चर बहुत इंट्रोवर्ट है, हाँ हाँ ज्यादा हाँ। मिक्स नहीं करते। नहीं करते हैं। अच्छा। सिंगापुर में और इंडियंस कम थे तो कोहिजिव रहते थे। सिंगापुर राइट में इतने इंडियंस हैं कि वो डिविजिव होते थे। राइट सो राइट। हर चीज देखी है। हाँ, तो इंटरेस्टिंग ये है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी शुरू में कस्टमर नोकिया ही होता था। मैंने भी टेलीकॉम में ही काम करा शुरू में, तो मुझे लाइक अर्ली 2000 से बेसिकली। तो नोकिया, एल्काटेल और अपना सीमेंस और एरिक्सन, ये सब कस्टमर हुआ करते थे। इसलिए मुझको भी काफ़ी, जो आप बता रहे थे, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ उन बातों से जो आप बता रहे हैं कि। और मैं भी ओरिजिनली दिल्ली से ही हूँ, तो वो भी एक सिमिलैरिटी है। तो आप जो बता रहे हैं पंजाब से हैं, तो जब आपने नोकिया के लिए काम कर रहे थे तो आप सीधा फिनलैंड चले गए थे, या पहले दिल्ली वगैरह में भी काम करा आपने, गुड़गांव वगैरह में? नहीं, नोकिया मैंने फिनलैंड में ही ज्वाइन किया था। सीधा। नोकिया आरएनडी में था। अच्छा, सीधा हाँ, फिनलैंड और उस से। टाइम पे मैं 97 जुलाई में हॉलैंड से फिनलैंड गया था इंटरव्यू के लिए। अच्छा तो तब मुझे एचआर वालों ने बोला था कि यहाँ पे 1000 इंडियन फैमिलीज हैं, अच्छा। कहाँ कहाँ इंडियन फूड मिलता है। इंडियन करेक्ट। स्टोर्स थे, 12-13 इंडियन रेस्टोरेंट थे हेलसिंकी में। सो हमने राइट। सोचा ठीक है, यहाँ पे भी कम्युनिटी है। बट जब मैंने नोकिया ज्वाइन किया नवंबर 97 में, तब पता लगा कि नोकिया में लोकल कॉन्ट्रैक्ट में मैं पहला था। एक्सपैट थे एक दो, बट लोकल कॉन्ट्रैक्ट पे मैं पहला था। बाकी थे काफी इंडियंस, बट हम्म। कोई कोई पिज्जा, उसमें पिज्जा पिज़्ज़ेरिया थे लोगों के, या पिज्जा बनाते थे, करेक्ट करेक्ट। या शेफ थे, कुक थे इंडियन रेस्टोरेंट्स में। 12-13 इंडियन रेस्टोरेंट्स भी थे हेलसिंकी में। अच्छा अच्छा। बट मतलब इंजीनियरिंग टाइप या नोकिया टाइप की जॉब में मैं पहला था कोई नहीं थे, जिसने राइट राइट। हेलसिंकी में स्टार्ट किया था। नहीं, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मतलब आपका शुरुआती कैरियर इंडिया में बिल्कुल नहीं रहा, आप सीधा ही हॉलैंड पहुंच गए, और फिर हॉलैंड के बाद हाँ, इसमें। इंडिया में सिर्फ 1.5 साल काम किया मैंने। 1 साल विप्रो में और 6 महीने फिलिप्स में, वो भी वीजा की वेट कर रहे थे कि जब शादी हो जाए फिर वीजा आएगा, फिर जाऊंगा हॉलैंड। राइट तो राइट राइट। तो चार चार आपकी। 5 महीने काम किया। राइट, तो आप ये जो जो काम कर रहे थे, ये आप बैंगलोर में साइड में थे या दिल्ली साइड में थे, ये 1.5 साल? बैंगलोर में, बैंगलोर बैंगलोर में। में। अच्छा अच्छा। और आपकी जो स्पाउस हैं वो भी इन्हीं में वर्क करती हैं, या चीज हाउस वाइफ नहीं, वो अभी हाउसवाइफ है। पहले वो, उसने, काम करती? उसका बैकग्राउंड एजुकेशन का है। हाँ, बट अच्छा। उसने, क्योंकि हम इतनी कंट्रीज मूव किए हैं, लैंग्वेज, हम्म। तो अभी वो, पहले उसने टेक्निकल राइटिंग में काम किया नोकिया में।
टेक्निकल राइटर थी, फिर उसने एचआर में थोड़ा काम किया है, रिलोकेशन उसमें, एंड अभी वो घर पे ही है, बट शी वो मेडिटेशन क्लासेस पढ़ाती है। योगा वगैरह का इसकी तरफ है, हाँ, ठीक है, ठीक, बहुत अच्छा है। तो सर मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारे को थोड़ा कम समय का थोड़ा-सा ये था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल पे आए और हमसे आज आपने बात करी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे। हम चाहेंगे कि हमें दोबारा मौका मिले आपसे जानने का। आई थिंक आपका बहुत बिल्कुल, डाइवर्स एक्सपीरियंस है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, तो उसको थोड़ा और अच्छी तरह से बेहतरी से जानेंगे। तो आप बिल्कुल, फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं, आप आए और थैंक यू वेरी मच एंड आपको दोबारा मिलने की हमारी उम्मीद है आपसे। बिल्कुल, माय प्लेज़र, थैंक यू। साउंड थैंक यू हेमंत, बाय।